अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बिजली बम गिर गया है आवाम पर और जो बिजली है वो ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। दूसरी जानिब खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद एक और वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, जबकि सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग और PTI में कोई मुफाहमत की राह निकल सकती है या नहीं निकल सकती, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि PIA की जो निजकारी का मामला है उसके हवाले से 51% शेयर जो हैं वो फरोख्त होंगे, जबकि 49% शेयर जो हैं वो हुकूमती मिल्कियत में रहेंगे। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल समेत रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। क्या ये आगे के मामलात होंगे, इस पर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म क्या पोजीशन रखते हैं, क्योंकि कुछ माहिरीन का ये कहना है कि वो बहुत बेइख्तियार वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। सख्त या कड़वे फैसलों के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये सारा मसला जो है ये आवाम के ऊपर गिर रहा है। क्या सख्त फैसलों का जो चैलेंज है वो भी आवाम को ही फेस करना पड़ेगा और मरात याफ्ता जो तबका है वो फिर मरात याफ्ता ही रहेगा? ये क्या मामलात होंगे? कुछ हल्के हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के हवाले से खासे शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत तो चल ही नहीं सकेगी, हार्डली 2 से 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक चल सकेगी। क्या PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन चुका है या बनने जा रहा है? आपसी जो इनके इख्तलाफात हैं वो क्या गुल खिलाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मज़ीद 20 से 30 रुपये बढ़ने का जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, तजवीज़ पेश कर दी गई है। जबकि अमन व अमान के हवाले से जो इक़दाम हैं वो ख़ासे गैर मुतमईन है और शहर कायद की अगर सूरत हाल देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल का कानून है, हर रोज़ ही बहुत कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है और बहुत लोग लुट रहे हैं, डाकुओं के रहमो करम पे आ चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सूरत हाल हो रही है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मुसरत नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी आज के पैनल में, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जबकि मोहसिन काजमी साहब तज्जियाकार ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम सचवानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने अपने कीमती वक्त में से रमज़ान में वक्त निकाला हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, मुसरत नियाजी साहिबा, मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी। जब नई हुकूमत आने के फ़ौरन बाद ही हर रोज़ एक नया चैलेंज, एक नया तोहफा, एक नया सरप्राइज़ मिल रहा है, क्या होने जा रहा है? आज फिर ₹2.75 फ़ी यूनिट बिजली बढ़ा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये कि ना सिर्फ मैं आप आवाम ये सोचें कि जी बिजली महंगी हो रही है, मैं समझती हूँ गैस भी महंगी हुई है और पेट्रोलियम की मसनूआत भी डे बाय डे महंगी हो रही है और मैं नहीं समझती हूँ कि और इसके अलावा और जितनी दीगर अशिया हैं वो भी महंगाई की तरफ जा रही है और आवाम बिल्कुल बड़ा प्रॉब्लम का शिकार है। लेकिन देखिए, इसके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा जिस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, उसकी बहुत शदीद जरूरत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। और जब मिलकर बैठेंगे और तजावीज पेश करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब ये नहीं कहेंगे जो इक्तदार में है वो अपोजिशन से ना मिले जिस तरह पहले होता रहा है। अच्छा। और जो अपोजिशन के लोग हैं इक्तदार वालों से ना मिलना चाहे। मैं समझती हूँ कि इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर सबको मिल बैठकर कोई फैसले करने होंगे ताकि वो बेहतरी की जानिब जाए। अगर गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है तो अपोजिशन उसको कह सकती है इस तरह से नहीं, इस तरह से इसको ले लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होगा या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मैं नहीं समझती हूँ कि ये महंगाई का तूफान बैक हो सकता है। मजीद बढ़ तो सकता है, मैं समझती हूँ कि कम होने के चांसेस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मुझे उम्मीद है कि इस पर काबू पाने में पूरी कोशिश भी करेगी और कोशिश कर भी सकती है। कोई उम्मीद नहीं है वैसे। देखिए, आवाम को उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोशिश कर, देखिए कोशिश और उसमें एतमाद में तो जरूरत है। मोहसिन काज़मी साहब, आप समझते हैं कि महंगाई कहीं जाके अब मुझे तो नहीं लगता कि रुकेगी। आप मुझे बताइए कि महंगाई कहीं रुकती हुई नजर आ रही है आपको? अभी फिर अब जब बिजली महंगी होती है या पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती है तो हर चीज महंगी हो जाती है। वो बेकरी आइटम हो या डेयरी फार्म का कुछ कोई भी आइटम हो, वो महंगा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है 2022 अप्रैल के बाद से आप पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, जो महंगाई का सुनामी आया है ना,
वो हम समझ रहे थे कि जनाब इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। निगरान हुकूमत आई, उन्होंने तो आग बंद करके महंगाई की है। अच्छा, जाते जाते किए, 24 घंटे पहले भी किए जी उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। तो ये इस बात की दलील है कि जो ये लोग आए हैं ये उन्हीं का पार्ट थे, ये उन्हीं के साथ थे। मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई टास्क है जो उन्होंने पूरा करते हुए जाना है आखिरी नहीं घंटों नहीं, में। मतलब आने वालों के लिए रास्ता बनाना है। अच्छा। आप देखें कि निगरां आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी निगरां हुकूमतें कम से कम 3-4 दफा आ चुकी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि निगरां हुकूमत वालों ने गवर्नमेंट ज्वाइन की बाद में इलेक्शन लड़ाओ। ठीक है। अब आप सेनेटर भी बन रहे हैं, 2 सेनेटर बन गए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना गैप नहीं आया आपके अंदर अभी 6 महीने 7 महीने का गैप। अब रोना किस बात पे, ये हमारी बहन बैठी है मुसर्रत साहबा, जिस पार्टी से ये ताल्लुक रखती हैं, मेरा उससे बड़ा मतलब लगाव है, आज से नहीं है, भुट्टो साहब की वजह से। मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूँ, भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, बेनजीर साहबा की वजह से। और आसिफ जरदारी साहब एक समझदार सियासतदान, मैं उनकी एक बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि वो लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं है। मुफाहमत की सियासत बहुत मशहूर जुमला है उनका, तो बिल्कुल ठीक। लेकिन जो कुछ इन्होंने उसके साथ तय किया है इस वक्त, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो नून लीग के साथ जो इनका हाँ, जो जिस तरह की मामला हुकूमत चले, बनी है अच्छा, कि हम आईनी पोस्टें लेंगे, ये गलती कर दी है। ये गलती करती है। ओ अच्छा, ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी कीमत पे। इसका एक सबूत दूं, अभी भी वो ऑर्डिनेंस पे बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर कि ये ऑर्डिनेंस की 120 डेज की मुद्दत नहीं बढ़ानी है। पीपल्स पार्टी ने भी मुखालिफत की, पीटीआई ने भी मुखालिफत की, खूब शोर उठा, आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी ने उसको वोट दे दिया मुस्लिम लीग को। यही इनको आगे भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइए कि अवाम बेवकूफ नहीं है इस वक्त, बहुत बाशऊर है, इतनी बाशऊर है कि मैं अब ये कहूंगा कि जो भी पार्लियामेंट में साहब बैठे हुए हैं, जो भी है, मैं उनको उस वक्त जायज मानूंगा जब उनके पास फॉर्म 45 का लाइसेंस हो। ठीक है। सलीम सिचवानी साहब का फेवरेट टॉपिक है फॉर्म 45। हमेशा सलीम सिचवानी साहब इसको जरूर हाईलाइट करते हैं और अच्छी बात है, ठीक है, आपका हक है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हक नहीं है, और ये कौम का हक है। अच्छा, कौम का हक है, ठीक है। फॉर्म 45 कौम का हक है, इस बात से ये मेरी बहन बैठी हुई, ये भी इत्तेफाक करेंगी और ये भी इत्तेफाक करेंगी कि फॉर्म 45 कौम का हक है। ठीक है। अब ये जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग में, नून में और पीटीआई में कोई मुफाहमत का कोई रास्ता निकल सकता है? मिल बैठने वाली जो बात हो रही थी, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है? सेनेट के हवाले से आप बात कर रही हैं? जी, सेनेट इंतखाबात। आप खुद सोचें कि फॉर्म 47 वाले और फॉर्म 45 वाले आपस में किस तरह बैठ सकते हैं। मैं तो नहीं समझता कि बैठ सकते हैं, बाकी पार्टी की क़यादत को मालूम होगा कि वो क्या सोच रही है और क्या करना है उसको। मगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 किस तरह एक ही प्लेट में आ सकते हैं। और इस वक्त देखें हम ना, आप कि मुल्क में बेहतरी आएगी, महंगाई का तूफान थमेगा, तो ये कभी भी नहीं थम सकता उस वक्त तक जब तक हम इंसाफ कायम न करें। तो फिर हम ये क्यों कहते थे कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर महंगाई कम हो जाएगी? हाई कोर्ट के जजेस साहबान तक लेटर लिख के कह रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है, हम पे प्रेशर होता है, हमें कैदी नंबर 804 के लिए गलत फैसले करवाए गए हैं। जब अदालत तो हमारे आला अदालतों पर दबाव होगा और वो अपने फैसले करने में गैर जानिबदार नहीं होंगी, तो आप बताएं वो मुल्क कैसे आगे जा सकता है? जबकि हमारे दीन की और किसी भी मुल्क की तरक्की की जो बुनियाद है वो इंसाफ है, इंसाफ के बगैर वो कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सलीम साहब, वैसे ये जो 6 जजेस का मामला है, इसने तो आलमी तौर पे पाकिस्तान के इमेज को बहुत ज्यादा खराब नहीं किया? आलमी तौर पे पाकिस्तान के इमेज को खराब नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के उन खराबियों को दुनिया के सामने उजागर हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान तनज़ुली की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम गुर्बत की लकीर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि साबित हो गया, जो अब तक जो पीटीआई कहती आई थी कि हम आला अदालतें दबाव का शिकार होती हैं, और आप देख लें अब जस्टिस फाइज साहब के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। तो वो बजाय इसके कि वो एक कौमी सलामती का इजलास बुलाते हैं, या वो जो कौमी सलामती के जिसके वो रुकन है उसको इजलास बुलाते हैं, वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जाके मिल रहे हैं, जो कि खुद मॉडल टाउन और 25 मई और 9 मई के सारे वाक़यात के जिम्मेदारों में शामिल हैं।
اور 8 فیب کے واقعات کے ذمہ داروں میں شامل، ان سے جا کے مل رہے ہیں. تو جسٹس فائز صاحب نے بھی جس طریقے کے فیصلے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی دباؤ کے تحت کیے ہوئے فیصلے نظر آتے ہیں. اب یا تو جسٹس صاحب جو لندن میں خریدی ہوئی پراپرٹیاں ان کی وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کر لیں، یا تو پھر اس ملک میں انصاف کے لیے حقیقت میں کام کرتے ہوئے نظر آئے. آپ نے تو مشورہ بھی دے دیا سر. وہ بلا لیں گے وہ حقیقت ہے، پراپرٹیاں ہیں ان کی لندن کے اندر میں، وہ جا کے وہاں رہائش اور ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے کام کریں. اچھا، ہم ان کے منہ پہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں گے کوئی ہم چور نہیں ہے، کوئی غلط بات کر نہیں رہے کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے کہ لندن میں ان کی پراپرٹیاں، ایک تو حقیقت ہے کہ لندن میں ان کی پراپرٹیاں ہیں، اور جائیں وہاں پہ رہیں یا ملک میں انصاف قائم کریں اور ان 6 ججز کو بھی انصاف دیں. اب ان کی پرسنل پہ نہیں جائے، باقی چیزیں پرسنل پہ کیوں نہیں جائے؟ وہ ہمارے ملک کے پیسہ لوٹا ہوا ہوگا تو کون جانتا ہے؟ وہ تو اللہ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں سے یہ پراپرٹیاں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا مسرت نیازی صاحبہ، یہ جو نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، پی آئی اے کی نجکاری اور ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر دیا اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ مسائل کا حل ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر تباہی کی طرف جا رہا ہے، یا ہم دیکھ رہے ہیں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، خسارے میں جا رہا ہے، تو ہم نجکاری کر دیں اس کو کنٹرول ہو جائے؟ ایک چیز تو میرے بھائی نے جو بات کی ہے اعلیٰ عدلیہ کے متعلق، تو میں کہتی ہوں میں اس کو اس ورڈ کو کنڈم کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ چیف جسٹس جو آپ کے لیڈر کو صادق اور امین کہہ دے تو وہ بہت اچھا، اور دوسرے کو نہیں. دیکھیں ہمیں اپنے اداروں پہ تنقید اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعتماد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. بہرحال خیر ان کی اپنی یہ ذاتی رائے ہے، اور میری جو ذاتی رائے تھی وہ میں نے بیان کر دی. دیکھیں جہاں تک پی آئی اے کی نجکاری کا تعلق ہے، جس وقت دیکھیں کہ وہ ڈے بائی ڈے خسارے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر کوئی پرائیویٹ پروڈکشن جو ہے وہ بہتری کی سمت میں جا رہی ہے، اور اگر کسی جس طرح سے یو ای اور سعودیہ اور قطر آئی تھنک کہ انٹرسٹڈ ہیں، اگر یہ انٹرسٹڈ ہیں اور ان کو دیا جائے، اور کسی یہ تو گورنمنٹ بہتر جانتی ہے کہ وہ کس اس سے ایگریمنٹ کے تھرو وہ دے رہی ہوگی یا دے گی، وہ تو بات کی بات ہے. اور میں کہتی ہوں اس میں اپوزیشن بھی اپنا رول پلے کرے، اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بھی اگر یہ بہتری کی طرف پی آئی اے جا سکتی ہے. مجھے بتائیں نا کہ یہ وہ پی آئی اے تھی کہ جو جن لوگوں کو ہم نے، جن ممالک کو ہم نے تیار کیا، آج وہی ہمارے خریدار ہیں. تو یہ ہے تو بڑی تکلیف ہے. تو دیکھیں میں نے کہا نا ہے تو بڑی تکلیف دہ بات، لیکن اگر اس میں میری بات پوری ہونے دیں پلیز. دیکھیں شمائلہ، ہے بڑی تکلیف دہ بات، میں اس چیز کو ایڈمن کر رہی ہوں، لیکن اگر اس میں بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری آ سکتی ہے، اور جو امپلائی ہیں یا عوام ہیں ان کو اگر اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں اگر دے دیا جائے. اگر دیکھیں میں بتاؤں، اگر بہتری کی طرف جاتی ہے اور وہ بہتر دیش سے، اب خسارہ ہے اور اگر خسارے کو ریکور کر لیتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہاں کے ملازمین تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی مینجمنٹ چینج ہوگی یا یہ اگر ٹیک اوور کرتے ہیں تو پہلی فرصت میں وہ ہمارے لیے بے روزگاری کے راستے کھول دیں گے. وہ تو پہلی فرصت میں ڈاؤن سائزنگ شروع کر دیں گے. نہیں میں نہیں سمجھتی اپنے لوگ نہیں ایسا اس صورت میں تو میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی گورنمنٹ میں دے گی کہ ہمارے لوگ ہٹا دیے جائیں اور وہاں ان کے لا جائیں. ایسا تو میں نہیں سمجھتی کہ سچ ایسا ہوگا. امپلائی تو وہی ہوں گے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو. بہرحال یہ ہے کہ اگر اس دعا کے ساتھ کہ اگر ہمارا انٹرنیشنل ایئر لائن ہے ہماری, اگر قومی ایئر لائن ہماری بہتری کی طرف جاتی ہے اور اس اقدام سے جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کوئی ایسی مذائقہ خیز بات نہیں ہے. محسن کاظم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے, ریلوے اور ہماری کسی زمانے کی پی ٹی سی ایل, ہماری کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, یہ پاکستان کے خزانے میں پیسہ جمع کراتی تھی. قومی خزانہ تھا یہ, اور یہ ڈاؤن فال شروع ہوا. اس کا جو سبب میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی سول حکومت تھا یہ اور یہ سیاسی حکومت, تو ہوتا یہ کہ آپ گئے کیبنے کے پاس, بھائی یہ میرا بیٹا ہے اس کو آپ نے جاب دینی ہے, کہا چاہیے کہ نہیں سب پی آئی اے میں چاہیے, اس سے اٹھایا لکھ دیا اور پی آئی اے والوں نے بھرتی کر دیا. سیاسی بھرتیاں بہت سنیے, پی آئی اے والوں کا کام یہ تھا, وہ اتنے آزاد ہو کے جو اچھے لوگ تھے کرتے تھے کہ بھئی ہمارے بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے بھرنے کی. تو اب آپ بتائیے کہ ایک پلین چلانے کے لیے اگر آپ کو 10 آدمیوں کا کرو چاہیے, 5 آدمیوں کا, انٹرنیشنل اٹھا کے دیکھیے آپ وہاں 5 کی جگہ 20 آدمی لگا رہے ہیں, تو خسارے میں جائے گی یا نہیں جی. میرا سوال ہے کیا ہم میں خرابی ہے؟ قوم میں ایسی صلاحیت نہیں, قوم میں بڑی صلاحیت ہے, وہ دوسری کمپنیوں کی جا کے جہاز چلانے کو تیار ہے, تو یہ ہم کسی اور کو کیوں دیں؟ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. اور یہ بات میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے ان امپلائڈ ہوں گے اس کے آدمی. کیسی میں نہیں ہوئے ابھی, کے الیکٹرک میں نہیں کیا یہ کام,
जहां जहां नेशनल PTCL नहीं किया ये काम वो भी करेंगे। 51% आप उनको दे रहे हैं जी, तो सारे इख्तियार तो उनके पास आ गए। बिल्कुल। अरे आपके पास इख्तियार नहीं है, अगर आपके पास 51% होता और 49 देते तो बहुत बेहतर था। इससे तो बेहतर है कि आप PIA के जहाज जो वो लीज कर दे, किसी को दे दे लीज पे, अच्छा, वो कमाएगा आपको। क्यों PIA कोई छोटा मोटा इदारा नहीं है, आधा पाकिस्तान की जमीनें उसके पास है। खरीदने वालों को PIA से कोई दिलचस्पी नहीं, जहाजों से, उसको उस लैंड से दिलचस्पी जो उसको मिलेगी, एयरपोर्ट मिलेंगे, उसको स्टोरेज मिलेगी। वैसे तो PIA का रोजवेल्ट भी होटल भी था जो यही मैं कह रहा हूँ। आप देख लें स्टील मिल कुछ नहीं है, उसकी जमीनें कुछ नहीं, उसकी मशीनें कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो लैंड फैली हुई है एकड़ों पे है। मैं आपको बताऊं, बैंक अल हबीब जब नेशनलाइज हुआ तो यही उसके अंदर गेम हुआ। आधे पैसे देके उन्होंने बैंक खरीद लिया और उसकी सारी जायदादें खरीद ली बैंक की। तो ये सब तबाही का काम किया मतलब इनडायरेक्टली ये कुछ और चल रहा होता है। अब मैं आपको ये बताऊं, मैं बात बताऊं आपको, बात ये कि सब अशराफिया लोग हैं, ईमानदारी की बात है। 33 साल से ये मुल्क चला रहे हैं, सलाहियतें इनकी खत्म हो चुकी हैं। इनका बस चले अपने घर के पोते को भी लाके किसी पोस्ट में बिठा दें कि चलो भाई तुम ये भी कुछ काम कर सकता है। तो आप ये सोचे कि ये मुल्क के लिए काम करना ही नहीं चाहते। और ये बात पाकिस्तान के अवाम ने सुन ली और अवाम ने 8 फरवरी को जो फैसला दिया है वो बड़ा वाज़ेह फैसला है। अच्छा, आपको उस फैसले पे अमल करना होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। ये मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि मैं इशारा दे दूं, पाकिस्तान के अंदर एक सिविल फोर्स है, जब वो उठती है ना तो फिर काम दिखाती है, और वो उठेगी, आप देखिएगा ये बार एसोसिएशन उठेगी। अच्छा, पक्का। ये अभी सलीम साहब, ये PTI ने जो रैली निकालने का वो किया हुआ ऐलान किया है कि अब ये कोई रैली निकाल रहे हैं आप लोग, जिसमें एक वो 2 इनके वो हैं कि PTI बानी PTI की रिहाई के लिए रैली निकालने का कहा है कि हम एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद कर रहे हैं और मुतालबा करेंगे कि बानी PTI को रिहा किया जाए। तो ये है, आप इतने कॉन्फिडेंट के ये इस्लामाबाद में जलसे की भी इजाजत मिल गई है इसके बाद। और पहले मैं आपको PIA के हवाले से बता दूं, PIA में असल मसला ये है कि भर्तियां ज्यादा हुई हैं, मगर ज्यादा भर्तियों के बावजूद भी सारा 3 साल दौर के अंदर PTI के अंदर में PIA प्रॉफिट के अंदर आ चुकी थी। अच्छा, खराबी डाउन लेवल पे नहीं है, खराबी अपर लेवल पे है। अच्छा, जो उनको अपर लेवल पे जो बिठाए जाते हैं, सियासी गवर्नमेंट आके जो अपर लेवल पे जो बिठाती हैं, फिर वो अपनी करप्शन करते हैं और PIA से ब्लू एयरलाइन और पता नहीं क्या क्या आगे बन जाते हैं। मसला सिर्फ वहां पे आता है। और आप देखिए इस वक्त ये तो आते ही बेचने के लिए मुल्क को, पाकिस्तान की जमीन 5000 एकड़ जो है वो बेच रहे हैं, जहाँ पे जो उनको पानी फराम करेंगे। यहाँ हमारे किसानों को पानी मुहैया नहीं है, हमारे किसानों के पास हजारों प्रॉब्लम्स हैं, और वो वहाँ पे इनको पानी भी फराम करेंगे, वहाँ पे इनके ऊँटों और जहाँ हमारे पास अजनास पूरी नहीं हो रही है हमारे मुल्क की खुद की, और उनको देखें हमारे हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप डेमो की तामीर शुरू करके उनको आप पानी मुहैया करें, उनको मुफ्त में जमीन तकसीम करें, ताकि मुल्क न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करे बल्कि एक्सपोर्ट भी करे, बजाय इसके वो मुल्क को बेचने पे लगे हुए हैं। इस तरह का ये मुल्क को बेचते जाएंगे। और इसी तरीके आपको याद है जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर में स्टील मिल प्रॉफिट में आ चुकी थी, और जनरल मोहम्मद अली दुरानी साहब थे उस वक्त स्टील मिल के सरबराह, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ का एक काम मानने से इनकार कर दिया था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता जिससे इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तरह के जो लोग हैं, इसी तरह के लोग इदारों में होने चाहिए, जो इदारे की बेहतरी के लिए सोचे, न कि अपने ऊपर के बैठे हुए की जो यस सर करते रहे। उसके बाद मेरे ख्याल से जनरल मोहम्मद अली को हटाया नहीं हटाया गया, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे जहन में नहीं है, ना मेरी मालूमात है इस वक्त। अच्छा। कि मैं आपको उसके बारे में कहूँ, मगर इस तरह के जब तक लोगों को नहीं लाएंगे आगे, इस तरह के लोगों को धकेला जाता है पड़े। और वो सही कह रहे हैं भाई, हमारे के वो पोते पोतियों और सबको आगे आगे लाके बिठा दिया जाता है, वो आके फिर लूट मार में लगे होते हैं। पहले कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक ही नहीं है, पाकिस्तान में हमारे नेशनलिटी नहीं है, तो हम पाकिस्तानी के आधार में क्यों जाए। और अब कहते हैं कि हम तो हैं पाकिस्तानी, हमारे पास तो है सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट। इस तरह के लोग जब हुक्मरान बना दिए जाएंगे तो बयानात हैं, मुख्तलिफ बयान नहीं, ये क्रिमिनल बयानात हैं। अच्छा, ये इनको तो इस पे दफात लगनी चाहिए, इनके ऊपर FIR करके इनको जेलों में डालना चाहिए। कि किस तरीके से आज इनके मुकदमा तक सारे खत्म कर दिए गए, FIR कहाँ से कटेगी उनको। अच्छा, इनके ऊपर तो जो मुकदमा थे वो सारे इनको बस खत्म कर दिए गए, जो कि हकीकत पर मबनी मुकदमा थे। ऐसे नहीं इनके अकाउंटों में जो
खरबों रुपए पहुंच गए थे, उनके बारे में सवाल आते हैं, जिसके जवाब आज तक नहीं मिले और मुकदमा खत्म हो गए। जब इस तरीके से मुल्क में लूटमार होगी, गरीब आवाम, एक हमारा मजदूर 20-25 हजार रुपए सालाना टैक्स दे रहा है बेचारा खून पसीना बहाने के बाद, और उसको मिल क्या रहा है एंड में? यही गालियां मिल रही होती हैं, यही बेचारा वो अपने बच्चों की तालीम के लिए दर पर भटक रहा होता। आज 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे हमारे जो है वो आपको पता है स्कूल अब तक नहीं देखी। अच्छा, सिंध में तो बड़े इजलास हो रहे हैं, वजीर आला इजलास कर रहे हैं, मेयर कराची इजलास कर रहे हैं, और बहुत कुछ गहमा गहमी है कि बड़ा कुछ काम होने जा रहा है, तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा आवाम के लिए, आवाम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेगी जितने इजलासों में जो अहकामात जारी किए जा रहे हैं या हिदायत दी जा रही हैं, इक़दामात। बंद दरवाजों के पीछे जो इजलास होते हैं और जो बाद में आके आवाम को फायदा नहीं, आवाम को आज तक इनका फायदा नहीं पहुंचा। 75 साल से हम ये सुनते आए हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 75 सालों में 3.5 साल आपका भी तो कंट्रीब्यूशन, तो हमारे 3.5 साल में PIA प्रॉफिट में आई है, हमारे 3.5 साल में 8-10 डेमो पे तामीर काम हुआ है। हमारे 3.5 साल के दौर में हर जो घराना था उसको 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया गया। इसके अलावा आप देख लें, अभी का देख लें, अली अमीन गंडापुरी ने आते के साथ 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, बेवाओं का कार्ड इजरा किया। इसके साथ ही उन्होंने मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें मुकर दी। मैं चैलेंज करता हूँ दीगर सूबा लेकर के दिखा दे, आज के प्लेटफॉर्म पे चैलेंज करता हूँ, तीनों सूबा में से कोई भी सूबा करके दिखा दे ये बात। मुशर्रफ साहब देखिए, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ अपने भाई का। अच्छी बात दरअसल ये है कि झूठ के सार पाँव तो होते ही नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि PIA जो है ना बड़ा बेहतर था, जितना PIA को या जितनी एयरलाइंस को PTI ने नुकसान पहुँचाया, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं पहुँचाया। कि हमारे जो मतलब हम पाकिस्तानी जो कैप्टन थे, यानी कि पायलट्स जो थे, उन्हें दुनिया भर में अगर कहीं वो जॉब कर रहे थे या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की उनको ज़रूरत भी थी तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। किस लिए, क्या, वो सबको पता है। वो जो इन्होंने कहा कि जी इनके प्रॉपर जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर ये नहीं है, वो सारा कुछ कह के तो वहाँ कितने सारे लोगों को बेरोजगार किया। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, तो रेडियो पाकिस्तान से जितने लोग निकाले गए वो भी इन्हीं की गवर्नमेंट थी। मेरा भाई कह रहा है कि यहाँ खान साहब ने कहा था 300 डैम, हम नहीं कहते कि जी आपने 3.5 साल में 300 डैम बन सकते हैं। मैं कम से कम, मेरे जैसी पॉलिटिकल वर्कर ऐसी बात नहीं करती है, लेकिन कोई एक डैम कह रहे ना 10 साल में काम शुरू हो गया फलाना, कोई एक डैम बता दें जिसपे इन्होंने इम्प्लीमेंट करके, हालांकि जो इनके पसंदीदा चीफ जस्टिस थे जिन्होंने सादिक और अमीन का कहा था, उन्होंने चंदा जमा किया, ठीक है ना, इसी डैम के डैम चंदा ही कहते हैं ना। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, वो डैम देखिए जी मुझे पता है, डैम फंड जो है ना उसके बिहाफ पे वो डैम फंड कहाँ लगा, वो कौन सा डैम बना, मुझे नहीं पता। वो सादिक और अमीन और उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो साबका थे, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। बात दरअसल ये है कि बात वो, और मैं देखिए इन्होंने कहा कि इनके नहीं बल्कि हम सबके इस वक्त जो वजीर आला हैं KP के, उन्होंने अगर अच्छा इकदाम उठाया है तो मैं समझती हूँ कि बेहतर इकदाम है, उसको देखिए अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं कहती। और जहाँ तक ये कहते हैं कि जी तो यहाँ पे कोरोना आया तो सबसे इकदामात बेहतरीन जब उठाए गए थे तो CM सिंध ने उठाए थे, तो हम ये नहीं कहते। मैं कहती हूँ जो भी किसी भी, हमारा ही पाकिस्तान है ना, कोई भी सूबे के अंदर अच्छा इंप्लीमेंट किया जाए तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये चीज नहीं होती कि जी सिंध ने कुछ नहीं किया, इन सब ने कुछ किया, ये चीज नहीं है। जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, मैं कहती हूँ तारीख में किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। जो अच्छा काम करेगा बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और एक दूसरे के अच्छे इकदाम को सराहना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। मोहसिन काज़मी साहब से बात कर लेते हैं। मोहसिन काज़मी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइएगा। देखिए, बात यह है कि मैंने आपको पहले एक बात बताई कि पाकिस्तान को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं जी, तो आपको कुरान उठा के कसम खानी पड़ेगी कि हम इसके अंदर सिर्फ इंसाफ से हुकूमत करेंगे। तो ये जो इतनी हलफ बर्दारियां होती हैं, ये क्या होता है मोहसिन साहब? ये वही तो होता है हलफ बर्दार, जो हलफ लेते हैं वो यही तो कसम उठाते हैं कि हम वफादार रहेंगे। मैं और क्या आपके सामने मिसाल दूं, कभी आपका अगर जाना हो जी पार्लियामेंट में देख लीजिएगा, अच्छा, वहाँ की जो छत है वो देख लीजिएगा, चारों तरफ देख लीजिएगा, बड़ी कुरान की आयतें लिखी हुई, उसी के नीचे बैठ के इंसाई झूठ बोला जाता है।
جھوٹ بولا جاتا ہے, لڑا جاتا ہے, اس بات کا احترام بھی نہیں کہ ہم کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو آپ تعریف کرتے چاہے وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو, اور اگر برا کام کرتا ہے چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو آپ تنقید کریں. میں اس کا قائل ہوں. ابھی انہیں نے کہا کہ ہم ریلی نکال رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی, آپ نے بھی سوال. جی پشاور میں اتوار کو یہ ہے. میں اس پر تو اتفاق ہی نہیں کرتا کہ آپ کوئی ریلی اس کی رہائی کا نکالیں. اچھا دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ رہائی تو آپ نے صدر کے تھرو نہیں لی, وہ دینے کو تیار تھے, معاف کرتے تھے آپ کی سزائیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا. آپ کورٹ کے تھرو لڑ رہے ہیں, کورٹ سے لڑتے رہیں. اور مجھے عمران خان کی یہ بات اپریشیٹ کرنا پڑے گی کہ اس نے کہا کہ مجھے اندر رہنے دو, میرے لوگوں کو باہر نکال دو. ٹھیک ہے. اب جو ہے لیکن آج بھی جو 100 لوگوں کو جن کی رہائی کے آرڈرز آئے تھے ایم پی او کے تحت, پھر ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. جس دن سے یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے لوگوں کی, انہیں نے مطلب سپریم کورٹ بہرحال کسی حد تک جو ہے وہ ہر چیز کے اندر 100% تو غلط فیصلے نہیں کر سکتی ہے, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. انہیں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ جو عید سے پہلے ریلیز ہونے والے ہیں ان کے نام دے دیں, اور جن کو 3 سال کی یا 2 سال کی سزائیں ان کے نام دے دیں. اب انہیں نے سپریم کورٹ نے جو بین لگائی ہوئی تھی ان پر وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی, وہ تو خود چاہتی کسی معاملے کو آپ ختم کریں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اچھا, اگر یہ سارے مقدمے انہی کے پاس ہوتے نا تو وہ شاید چھوٹی موٹی سزائیں دے دلا کے بہرحال فارغ کر, کیونکہ یہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے اس وقت. اب آپ کا جو پی ٹی آئی کا ان کا مخالف ہے نا, اس کے بعد ایک ہی حربہ ان کو چپ کرنے کے لیے 9 مئی کی بات کر لیتا ہے. وہ 9 مئی کا وقت آئے گا اور جب اس کی تحقیقات ہوگی, جب تفتیش ہوگی, جو اس میں انوالو ہوں گے ان کو اگر آپ سزا دیں گے تو پورا پاکستان آپ کا ساتھ دے گا. لیکن اس کو آگے لا کے ابھی تک 9 مئی سے, اب مئی آنے والا ہے, اگلا مئی آنے والا ہے, آپ نے کوئی سزائیں نہیں دی ہیں, آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ظاہر ہے آپ کورٹ ہے کچھ نہ کچھ کرے گی. تو آپ یہ دیکھیے جو آج حیرت انگیز بات ہو رہی ہے, ابھی میں آپ کا ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا بیٹا, آپ کا پروگرام آپ پڑھ رہی تھی, ابھی خبریں بھی پڑھ رہی تھی, کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو 6 ججوں نے اس وقت کاروائی کی ہے, یعنی کہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے, پاکستان کی 47 سال کی تاریخ چھوڑ دی, دنیا کی تاریخ نہیں ہے ایسی. ٹھیک ہے, 1-2 تو لیتے رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, 6 نے نہیں لیا. اب جیسے ہی لیا تو آپ دیکھیں ہل گئے, اور ایسے ہلے کہ صاحب آج پی ایم وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہمارے چیف جسٹس کے پاس. میں اگر چیف جسٹس ہوتا تو میں نہیں ملتا, ایمانداری کی بات ہے, کہ پہلے ہمیں یہ میٹر کو حل کرنے دیں, ہمیں یہ میٹنگ کرنے دیں, ہمیں فل کورٹ بلانے دیں, اس کے بعد جو آپ کے شکایات ہیں یا جو آپ کی پروپوزلز ہیں وہ آپ ہمیں لکھ کے دیجئے. انہوں نے میٹنگ کے بعد اجلاس نہیں, میرا کہنے کا مسئلہ نہیں سر, اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو میں یہی کہتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں لکھ کے دیے, کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہر بات لکھوا کے لیتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, ان سے بھی لیتے ہیں. اب انہیں نے کیا باتیں کی کیا نہیں کی وہ بہرحال ان کو بتائیے. میرا سے بھی ایک جملہ ہے, یہ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم کمیشن بنائیں گے, ریٹائرڈ جج ہوگا, ایک جج ہوگا, یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے. گورنمنٹ از اے پارٹ آف ایڈمنسٹریشن, ایگزیکٹو ہے آپ, یہ میٹر عدلیہ کا ہے, عدلیہ کے لوگوں کا ہے. اب یہ فیصلہ عدلیہ کرے, جوڈیشل کونسل کرے یا چیف جسٹس کرے, یہ ان پر چھوڑ دیں. آپ بیچ میں کود کے, اور آپ دیکھیں ابھی ہمارے ایک ماشاءاللہ وزیر قانون ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پرانا بھی اس میں شامل کریں گے. اب دیکھیں نا, آپ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دفعہ سامنے آ جانے دے, حقائق ہو سکتا ہے لوگوں نے جھوٹ سام کیا, اور 6 ججز مثال دے رہا ہوں, ان کا بھی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل ہر چیز سامنے آ جانی چاہیے. سلیم صاحب آپ بھی بتائیے گا, اچھا یہ جو پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں, اندر آپسی اختلافات ہیں, اور جو پریس کانفرنس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جیسچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ چل رہا ہے, کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بھی بن رہا ہے کیا؟ دیکھیں کہ پی ٹی آئی 2 بنیادی پلر ہیں, ایک عمران خان صاحب اور ایک عوام. اچھا, بالکل آپ نے دیکھ لیا, باقی درمیان میں کچھ نہیں ہے. 8 فیب کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا, ایک کو انہوں نے پکڑ کے غائب کیا, دوسرا کھڑا تھا اس کی جگہ پہ لڑنے کے لیے الیکشن, دوسرے کو غائب کیا, تیسرا کھڑا تھا الیکشن لڑنے کے لیے, چوتھے کو غائب کیا, چوتھا ہر بندہ جو کھڑا تھا الیکشن لڑنے کے لیے وہ نئے نشان کے ساتھ تھا. اور الیکشن سے ایسا بھی ہوا کہ بعض حلقوں میں الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے اس کو
नया निशान मिला हो। इस दौरान में निशान पहुंचाना अवाम तक एक तरीके का नामुमकिन तरीन होता है। उसमें अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को एक नहीं करोड़ों सलाम है इनको कि जिन्होंने निशाना ढूंढ ढूंढ के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के ऊपर थप्पा मारा। ये आसान काम नहीं था। वो मुल्क जिसके 80% जो लोग हैं अनएजुकेटेड हों और उसकी आवाम जो है वो ढूंढ ढूंढ के अपने निशान पे जाके अपने पसंदीदा निशान पे धक्के लगाए, बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की जो अवाम ने जो खिदमत अंजाम दी अपने मुल्क के लिए, उसके ऊपर जो डिकेटी मारी गई है, ये डिकेटी आप बताएं, पहले तो 9 मई को अवाम के साथ ज्यादती की गई, उसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं की गई। उस दिन अवाम के 25 लोगों को शहीद किया गया, 100 लोगों को गोलियां मारी गई, सैकड़ों खवातीन को घसीटा गया, ट्रकों में डाला गया, हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके साथ में जो तशद्दुद हुआ, उनके साथ में जो जुल्म सतम हुआ, उसको किसी ने नहीं पूछा। इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। और वो जो चंद लोग कोर कमांडर ऑफिस में गए थे और जो चंद लोग जिन्होंने मुजस्मे तोड़े थे, उन चंद लोगों के लिए उन्होंने हजारों लोगों को, बेगुनाहों को जो है ना उन्होंने लपेट लिया। और 25 अफराद जो शहीद किए गए उस दिन, आपको पता है एक कलाम पाक में लिखा हुआ एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के ज़मरे में। उसमें यह नहीं लिखा हो कि किसी कोर कमांडर का कत्ल है, किसी आर्मी चीफ का है, किसी सदर मुमलिकत का है, या किसी फकीर का है, या किसी गरीब आदमी का है। सबका कत्ल बराबर है, इंसान का कत्ल कहा गया है। तो आप बताएं वहां पे 25 बेगुनाह लोगों को जो गोलियां मार के शहीद, उसके बारे में आज तक किसी ने बात की नहीं। जबानें गुंग है, जबानें चुप है। अच्छा, क्यों चुप है जबानें? अभी एक अच्छी चीज आपके बकौल ये हुई है कि आप लोगों को इजाजत मिल गई है बानी पीटीआई से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल समेत 11 रहनुमाओं को इजाजत मिल गई कि मुलाकात कर सकते हैं उनसे और बातचीत कर सकते हैं। तो कोई नया कोई लाहेअमल तय पा रहा है आगे आने वाले दिनों के लिए? 11 जो है वो ऑलरेडी इनके लॉयर्स है सारे। अच्छा। और नवाज शरीफ के साथ इनके सारे पॉलिटिकल के 150 से 200 लोग रोजाना मिलते थे। अच्छा। तो वो रियायत तो अभी तक इनको नहीं मिली है। उसका आप कैलकुलेशन करें तो इस रियायत तो 0% है। अच्छा, रियायत तो 0%। वो तो अपने सारे सियासी लोगों से मिलते थे, 1.5 से 2% डेली मिलते थे। मिलने से तो बेहतर है कि इजाजत तो मिल गई। वकील है इनको तो मिलने देना ही देना है इनको। अच्छा, उनको तो मिलने देना ही देना है। 11 लोगों, उन्होंने कोई पार्टी के लोगों को तो मिलने की इजाजत नहीं दी। अभी मैं मिलना चाह रहा हूँ खान साहब से, क्या मेरे को इजाजत देगी कोर्ट? नहीं देगी मेरे को। 100 बहाने निकाल आएंगे इनके। जबकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में होते थे, तब रोजाना सैकड़ों लोग मुलाकातें बनती थी, रोजाना की नई नई लिस्टें जाती थी कि भाई आज ये लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं। सुलूक एक जैसा होना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान में इसमें अशराफिया को जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, जिस तरीके से इनको छोड़ा गया है, जिस तरीके से इनको नजरअंदाज किया गया, तो बाकी जो हमारे हजारों लोग जो जेलों में बंद हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जराइम किए हुए हैं, ये जो जराइम उन्होंने किए हैं जिनकी वजह से जेल में, वो सब इन अशराफिया की वजह से ही है। जो मुल्क को लूट लेते हैं, इनका हक नहीं मिलता और वो बेचारे मजबूर होकर मुख्तलिफ जराइम में मुब्तला हो जाते हैं। और असल चोरों को छोड़ दिया गया और जो छोटे चोर उनको पकड़ के रखा गया। तो फिर उन छोटे चोरों को भी छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए उन छोटे चोरों को भी जो जेल में बंद किए हुए इन्होंने। अच्छा, इस्लाम एक सुलूक का हिदायत देता है, दोहरे मयार इंसाफ की नहीं देता। आपकी तजवीज जाएगी आगे जाएगी मुसर्रत साहिबा। ये जो कुछ हलकों में बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं, हुकूमत नहीं चल सकती, हार्डली 3 महीने से 6 महीने का टाइम दे दिया, क्या कहेंगे? एक तो सलीम भाई को बता दूं कि दोहरा मयार किसको कहते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ पीटीआई का एक ही इशू है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करने के ये आदी हैं। देखिए मैं नहीं इनका कुछ ज़्यादा ही है। अब देखें, कह रहे हैं कि दोहरा मयार, अगर दोहरा मयार नहीं है तो बात करते हैं रियासत मदीना की। तो क्या रियासत मदीना में एक खातून है जो सुबह ईद है और चांद रात को उसको हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया जाए, ये था इनका अच्छा मयार? क्या ये था अच्छा मयार कि 1 साल से ज़्यादा सिर्फ एलिगेशंस पे खुर्शीद शाह साहब को जेल में रखा गया, ये था इनका मयार? क्या ये मयार था कि आगा सराज दुरानी के घर में क्या चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, ये था इनका इंसाफ? क्या ये था इंसाफ इनका कि आसिफ अली जरदारी बीमारी के बावजूद अगर जाते थे तो कहते थे कि ये तो बहानेबाजियां कर रहे, ये था इनका इंसाफ? और आज तो भी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए खान साहब को, तो उसके ऊपर रैलियां, और मेरे को चेयरमैन तो तकरीबन 11 साढ़े 11 साल जेल में रहे, हमने तो कोई ऐसी रैली नहीं देखी। देखिए, इंसाफ के तकाजे ये हैं कि जब आपका अदालत के अंदर केस चल रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप तवक्को रखें ना अपनी अदलिया से। हमारे तो तमाम कायदीन
عدالت کا سامنا کیا, تمام اگر نیب نے بلایا تو وہاں پہ بھی گئے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں, جی ہماری عدالتیں یہ کر رہی ہیں فلاں. میرے تو قائد کو شہید کیا گیا, تب بھی ہم نے تو عدالتوں کا اس طرح سے گالم گلوچ جو میڈیا پہ اور جو سوشل میڈیا پہ جو کہرام پی ٹی آئی کے لوگوں نے مچایا ہوا, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, کسی کے لیے بھی انہوں نے کسی کو چھوڑا ہوا نہیں ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گالیاں دینے کی, لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے. وہ میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. بالکل دیکھیں, آپ نے جہاں تک کہا کہ لوگوں کا کہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ پوری نہیں ہو سکتی, مدت پوری نہیں کرے گی, لوگ نہیں, یہ ماہرین بھی کہہ رہے ہیں. چلے جی ماہرین ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, اور میں کہہ رہی ہوں ایکسپرٹ سے زیادہ جو ہے نا عوام زیادہ آج کل زیادہ ایکسپرٹ ہوگی, پروگرامز کو دیکھ لیں زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر بہتر کام کرتے رہیں گے اور بہتر سمت میں چلتے رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ 5 سال کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو پورے کر دینے چاہیے, تاکہ جتنے بھی وہ غلط اقدامات عوام کو نظر آتے ہیں تو وہ عوام جو ہے نا نیکسٹ جو ہوں گے الیکشن اس میں ویسے ہی ریجیکٹ کر دیں گے. کیسے 3 روپے پر یونٹ بڑھ گیا؟ دیکھیں میں نے کہا نا, اس کے لیے چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے اور لازمی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں لازمی سی بات ہے. میں یہ کہوں کہ دیکھیں اچھا کام کریں گے تو میں سمجھتی ہوں 5 سال انہیں پورے کرنے دیں گے, تبھی تو وہ بہتر انداز میں کر سکتے. اب ہم کہیں گے ہمارے ملک میں پورے 5 سال, کوئی 2.5 سال گورنمنٹ کر رہا ہے, کوئی 3 سال کر رہا ہے, کوئی 22 مہینے کر رہا ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کو دیکھیں پی ٹی آئی کا دیکھیں بات سنیں, پی ٹی آئی میں اور دوسروں میں مختلف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واحد گورنمنٹ تھی کہ جس کو آئینی اور قانونی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر کانفیڈنس کے تھرو جو ہے نا انہیں گھر بھیجا گیا. اس طرح سا نہیں تھا کہ یہاں وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, کوئی ایلیگیشن لگا جناب آپ کی گورنمنٹ گئی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب بھی تھے, ان کی تو گورنمنٹ ان کی 5 سال چلنے نہیں دی گئی. یہاں تو نو کانفیڈنس اگر آپ پر آیا ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں نا. آپ تو اپنے صاحب کی تو گورنمنٹ چلی نا 5. دیکھیں اگر گورنمنٹ چلی ہے تو آپ کے سامنے جو اس وقت ملکی حالات تھے اس میں کیا بہتری نہیں آئی تھی. آپ ملک ہمارا چل رہا ہوتا تھا, سوات میں کیا تھا, سوات میں آپ پاکستان کا جھنڈا لے جانے میں تو وہاں جھنڈا لہرایا گیا, وہاں پہ جو حالات ہمارے تھے وہ بہتر ہوئے. یہ چیز تو نہیں ہے. دیکھیں پاک افواج کا ہیڈ کون ہوتا ہے, دیکھیں ہیڈ کون ہوتے ہیں جو اس, اب پاک افواج تو ابھی موجود ہے, ایسا تو نہیں ہے نا کہ نہیں. اور بالکل پاک افواج ہماری ہر موقع پر جب بھی برا وقت قوم پہ آیا وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہم کہیں اپنے اداروں کے خلاف ہو جائے. بات دراصل ہے کہ جب تک کسی کو کر رہے ہیں وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ہر چیز میں سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کچھ ہو جائے, ہماری پاک فوج ہی کھڑی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں تمام دیکھیں تمام میں نے کہا نا تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اور اگر ملک کے اندر کوئی ناگہانی آفت ہے اور سب مل کر رہے ہیں اور اگر اس میں فوج بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے تو میں تو اپریشیٹ کروں گی. محسن صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بکلا تحریک ہو سکتا ہے کہ پھر سے شروع ہو جائے, ایسے کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ ذرا ہماری سسٹر نے ابھی کہا, یہ جو خان صاحب نے اپنے پیریڈ پہ کیا تھا نا فریال طاہر صاحب کے ساتھ اور یہ خورشید صاحب کے ساتھ سب کے ساتھ, ہم نے تو اپریشیٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, جو غلط ہے معیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کا کام نہیں تھا. آپ کا کام ہے کورٹ میں کیس لے جانا, باقی آپ وہ جانے وہ کیا سزا دیتے ہیں, لہٰذا وہ تو. اب آئیے دوسری بات, ابھی آج کی تازی خبر ہے نا, ان کو پوچھیے جی ڈی اے کے غلام مرتضیٰ کے گھر پہ ابھی چھاپا مارا, ان کی عورتیں بھی ابھی شکوہ کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے اس وقت, آپ تو ایک اچھی مثال قائم کریں بھائی. آپ نے میں ایک سیکنڈ میں ان کا فیور نہیں کروں نا, میں ان کو جانتا ہوں. اگر انہیں کوئی گناہ کیا ہے, کوئی زیادتی کی ہے تو ایک طریقہ کار موجود ہے نا. آپ ایف آئی آر لکھیے, تھانے میں بلائیں, آپ گھر کے اندر دھڑ سے گھس جانا اور اس کے بعد لوگوں کو خوفزدہ کرنا, الماریاں کھول لی, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ انسان جو ہے نا, شریف انسان یہ کام نہیں کرتا. آپ تو مثال قائم کر رہے ہیں نا, کم سے کم آج لوگوں کو شرم آئے. میں کہتا ہوں لوگوں کو بھی شرم آئے گی جن لوگوں نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا, جنہوں نے آپ کو اسپتال سے اٹھایا تھا. آپ کہیں دیکھیں یہ ہمارا سلوک ہے. آج وہ نہ عورتوں پہ گیا معاملہ یہ اور نہ اس بات پہ. میں یہ کہتا ہوں آپ سسٹم کو صحیح کریں. وہ سسٹم جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے آپ قبول کر لیتے ہیں, اور جو عوام کو, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بات آگئی تو میں کروں. کراچی سینٹرل جیل آپ چلی جائیے, 2000 کی گنجائش سے 6000 اس کے اندر قیدی ہیں. سنیے آپ, وہاں ملزم بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ مجرم بھی ہوتے ہیں. دونوں کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے.
आप देखें ऐसे मुजरिम मिलेंगे जहाँ 700 साल से उनके मुकदमे पूरे नहीं हुए। ठीक तो है, आपकी हुकूमत आई है ना, आपका काम है ये ATC खत्म करें, इसलिए कि ATC थी तालिबान के जमाने में। ठीक। अब क्या है, पुलिस तो आपको पता है, पुलिस जब मुकदमा बनाती है तो वो आपको फंसाने का पूरा मुकदमा बनाती है। और जो वक्त अब कम रह गया। मोहसिन साहब, सलीम साहब से भी लास्ट कमेंट ले लूं। सलीम साहब जी जल्दी से आप मैं भी पहले फरमा दीजिए। मुसरत नियाजी साहबा मेरी बहन है और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जी, जी। पहले उन्होंने डेमो के सिलसिले में गलत बयानी की। डेमो की तामीर 10 डेमो की तामीर के ऊपर काम चल रहा था और उसको शहबाज शरीफ साहब जाके खुद चेक करके आए थे। उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट में ही वो काम उस पर हमारी बंद हुआ। गवर्नमेंट नहीं भाई। जी, ठीक भाई है। PDM शामिल थे, वजीर खारजा थे सलीम साहब, बिलावल क्या साहब। हल पीडीएम क्या हमारा नहीं था, निकलेगा? पीडीएम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वजीर चलिए खारजा हम नहीं थे देते। बिलावल एक साहब। मिनट रह गया, हल जो क्या वजीर निकलेगा? खारजा मिनिस्टर देखिए, थे, जो उस वजीर गवर्नमेंट खारजा ने के। काम किया आपके उसको मिनिस्टर पूरी के दुनिया, अंदर थे। वजीर आपके खारजा ने मिनिस्टर जो के काम अंदर नहीं थे। किया, वजीर खारजा ने जो मैंने काम आपकी किया बात में उससे इंटरप्ट नहीं दुनिया किया, नहीं मैं नहीं चुप रहा। उसको दुनिया मैं अप्रिशिएट आपने कर झूठ रही बोला, है, उसको मुसलसल दुनिया में अप्रिशिएट कर रही है, उसको पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट कर रहा है। दूसरी चीज ये मुसलसल है, में टाइम कम दूसरी है। चीज जी। ये है जल्दी कि जो उन्होंने मुकदमात की बात की ना, तो मुकदमात की नौयत का फर्क है। जरदारी साहब और अदी फरियाद तालुक साहब है करप्शन के मुकदमात है और जिन्होंने अच्छा, आप पहले मुकद्दस मुकम्मल होने थे, वो पहले मेरी मुकद्दस बात- गाएं, वो पहले मुकद्दस मेरी बात गाएं ना। मुकम्मल होने दे, इमरान पहले खान मेरी साहब बात मुकद्दस मुकम्मल गाएं नहीं, जो होने बात दे। गलत पहले करेंगे तो मेरी बिल्कुल बात इंटरप्ट मुकम्मल करूंगी। होने दे। नहीं, पहले मेरी मुकम्मल बात होने देखिए, मुकम्मल गलत होने है। दे। पहले मेरी बात सुनिए, मुकम्मल- अब अगर उनकी बात इनके सुनिए। साथ में किसी ने कुछ गलत किया तो आज अच्छा। इनकी हुकूमत है केस का दाखिल करने गलत करने वालों के ऊपर। चल। और दूसरा वो तो उन्होंने अल्लाह आगा पाक सिराज खुद ही दिखा दुरानी रहा है साहब की ना। बात की तो मकाफाते कौन को अमल है। ये तो लाइव आपने जवाब लाइव दिया। दिखाया मकाफाते गया, अमल है। लाइव मेरे दिखाया भाई गया मकाफाते कि अमल करप्शन है। की मनी इनके घर से बरामद हो रही है। मकाफाते लाइव अमल है। दिखाया गया कौम को, कोई डकी मकाफाते छुपी बात अमल नहीं है। थी। 9 मई को और जो अगर- आपने काम किया अगर वो दुनिया खुर्शीद में शाह तारीख साहब में मीटर लीडर पाकिस्तान थे, ने अरबपति कभी बनने नहीं का हिसाब दे रहे हैं, दुश्मनों तो ने वो कभी नहीं FIA किया जो किसे 9 दे रहे मई हैं, को कोई आप मेरे लोगों को ने और किया आपको है। नहीं देने वो 9 FIA मई ने को अगर जो कुछ आपने इनके किया सामने वो जाती है दुश्मन तो ने भी FIA नहीं से किया बात होगा। करें। वो गलत बयानी 9 ना मई कर को रहे जो हैं आपने किया वो दुश्मन ने भी नहीं किया होगा। 9 मई को तो सब देना पड़ेगा आप वो लोगों तो को। दे रहे हो ना, वो दे रहे हो, वो तो आप दे रहे हो, वो दे रहे हो, उसको भुगतोगे इंशाल्लाह। इंटरनेशनल एजेंसी से हम कराएंगे और दुनिया कायम है, पाकिस्तान कायम है, भुगतोगे। ऐसी साहब को शफाफ और ये बस आपके को भी नजर है। नाज़रीन, टाइम अब खत्म हो गया है। 9 मई को आज़ादी हम कराएंगे। नाज़रीन, वक्त अब खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। इसका बेनिफिट फ्री बेकार हमारे आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने